सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वंदे थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम। क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहाँ पे हम। है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे है ये मादरे वतन। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे।
अरे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम, सारी दुनिया अपनी मान ले वतन। माँ तुझे क्षत्रिय इतिहास के आईने में जा, लेकिन उससे वो अलग भी हट करके गए हैं। कैसे? उन्होंने राजपूतों के इतिहास का भी काफी वर्णन किया है। इसमें खासकर महाराणा प्रताप सिंह को उन्होंने बहुत कवर किया है। ठीक ऐसे ही महाराजा रणजीत सिंह, जो सिख इतिहास या कहो कि जाटों के बहुत बड़े नेता हुए हैं, एक बहुत बड़े राजा और इस तरीके से हुए हैं, उनके बारे में भी बहुत अच्छा कवर किया है। साथ में गुरु नानक देव जी को लगभग मेरे हिसाब से कम 30-40 पृष्ठ केवल गुरु नानक देव जी की वाणी है, और किस तरीके से उनका जन्म और कैसे उनके कार्य रहे हैं, किस तरीके से उनका मतलब समाज से एक तरीके से विमोह हो गया है, विछोह हो गया है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से किया है इन्होंने। पुस्तक में मैं थोड़ा सा हल्का सा इसकी जितने भी पृष्ठ हैं, जितने भी इसके अध्याय हैं, हल्का सा अगर मैं आपके सामने रख दूं तो थोड़ा सा आपको समझने में और आज का जो मौका है उसको थोड़ा सा आपको आसानी होगी। सबसे पहला जो अध्याय लिया है वो सृष्टि प्रकरण पर इन्होंने लिया है। सृष्टि प्रकरण पर कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, और मैं 2 लाइन आज हम जहां बैठे हैं, ये स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह जी, जो कि आर्य समाज के बहुत बड़े प्रचारक, गायक, संगीतज्ञ रहे हैं, आज ये उन्हीं की स्थली है, और उन्हीं के ही वो जो 2 लाइनें लिखी हैं उन्होंने सृष्टि के बारे में, उन्हीं से ही इन्होंने पुस्तक का शुभारंभ किया है। वो लाइनें इस प्रकार हैं: ब्रह्म ज्ञान दे दो ब्रह्मा, ब्रह्म ज्ञान दे दो ब्रह्मा सृष्टि रचाने वाले, ब्रह्म ज्ञान दे दो ब्रह्मा सृष्टि रचाने वाले, विश्व वेद वक्ता व्यापक विष्णु कहाने वाले। तो उन्होंने यहीं से शुरुआत करी है इन्होंने पुस्तक की कि हमें ज्ञान दीजिए ताकि हम सही तरीके से, और कोट किया है स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह जी, जिनके आज जिस जगह पर आज हम यहाँ ये फंक्शन प्रोग्राम चल रहा है, तो वो बहुत, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो ककरौला गांव है ये बहुत भाग्यशाली है। यहाँ पर देखा जाए तो एक बहुत लेखकों की, संगीतज्ञों की और आर्य समाज के पीछे बड़ी लंबी एक चेन रही है, एक श्रृंखला रही है, जिसमें चौधरी ईश्वर सिंह सबसे पहले हैं। बहुत बड़ा काम है, और उन्होंने इस पुस्तक में 50 पेज के करीब चौधरी ईश्वर सिंह जी को दिए हैं, और आप सभी को पढ़ना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज, जो हमारे थे पुरखा जो थे, वो किस तरीके से उन्होंने पूरे उत्तर भारत में
केवल दिल्ली में ही नहीं, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में बड़ा भारी प्रचार किया है और बड़ा उनका सम्मान रहा है। तो इस पुस्तक के अंदर उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। पहले उसके बाद अगर नाम आता है तो चौधरी सूरत सिंह जी, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और मैंने उनके साथ काम किया है। और अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उन्हीं की वजह से। मेरे साथी यहाँ धर्मवीर जी बैठे हैं जो रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल हैं। हम दोनों नंबर 2 में काम करते थे और मैंने अप्लाई कर दिया था क्योंकि मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ कि मैं ट्रांसफर करा रहा हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, क्यों भाई कित जास है, तने के परेशानी से अड़ है। मैंने कहा चौधरी साहब आप कोई गुस्ताखी तो नहीं होगी, ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। देखो भाई यही रहेगा, स्कूल को सुधारना है, अच्छा काम करना है। मैंने कहा ट्रांसफर की एप्लीकेशन कैंसिल, मैं नहीं करता। और वो दिन ये सन 80 की बात है, मैं तभी से ही इसी इलाके में रह रहा हूँ, वरना मैं बदरपुर ट्रांसफर करा लेता। तो आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ चौधरी सूरत सिंह जी की वजह से कि उन्होंने मेरे को यही रखा और मैं यहीं का एक तरीके से रम करके हो गया हूँ यही, और द्वारका मेरा निवास है। तो उसमें उसके बाद और भी पुस्तक लिखने वाले हैं। एक और पुस्तक चौधरी छोटू राम पर दीपक गहलोत हैं, बंसुखलाल गहलोत जी के लड़के हैं, उनकी भी एक पुस्तक आई हुई है इसी उसके ऊपर, उन्होंने भी बहुत बड़ा अच्छा लिखा है। उसी श्रृंखला में फिर ये है। और उसके बाद एक और बैठे हैं मेरे सामने बुजुर्ग, सुखलाल जी। तो सुखलाल प्रजापति जी हैं, वो भी कहीं अभी मेरे साथ ही बैठे थे, ये सामने बैठे हैं। इनका भी बड़ा भारी योगदान है कि उन्होंने चौधरी ईश्वर सिंह जी की जो कविताई है उसको जिंदा बनाए रखा है। मैंने उनको कितनी बार सुना है, कमरे में बैठ करके, बाहर बैठ करके, बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि उम्र का तकाजा है, बहुत लंबा वो अब दिक्कत आ जाती है, लेकिन फिर भी उनका जो प्रयास है और आज वो जीवंत है, उनके पास बहुत कुछ मटेरियल है। और एक बात मैं यहाँ सबके सामने कहना चाहता हूँ कि जितने पेज उन्होंने यहाँ चौधरी ईश्वर सिंह जी पर लिखे हैं, उन पर एक अलग से किताब बन सकती है, अलग से किताब, क्योंकि उनका कार्य इस तरीके से समाज सुधारक, प्रचारक, और बड़ी बेबाक टिप्पणियां हैं उनकी। जब ऐसे मौका मिलेगा तो मैं आगे बीच बीच में बताता रहूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये इस श्रृंखला में जो लास्ट है वो हमारे मास्टर दिलसुख जी हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत कर रखी है। तो मैंने पहला अभी विषय अपना अध्याय बता है। इसके बाद इसके ऐतिहासिक स्रोत में उन्होंने कहाँ से इतिहास को खोजा है, ये इसके अंदर वर्णन है। इसके बाद उन्होंने आर्यों के विषय में बहुत अच्छे बात के कहाँ से उनका उद्गम है, कैसे आए हैं। अभी कल ही इन्होंने लिथुआनिया प्रदेश का जिक्र किया है कि लिथुआनिया एक भाषा थी जहाँ पर कभी आर्य लोग वहाँ रहते थे। और कल ही नवभारत टाइम्स में अगर मेरे साथी देखेंगे, कल ही एक और लेख आया है, हम भारत में लिथुआनियाई पढ़ाना चाहते हैं। और ये लिखा वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं हबीर ओडियस पेनोरियस, उसने ये कहा है कि हम रसिया के अंडर थे, हम एक तरीके से गुलाम थे, अब हम आज़ाद हो गए हैं और हमने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट खोल दिया है। क्योंकि संस्कृत और लिथुआनियाई भाषा जिसका मास्टर दिलसुख जी ने इस किताब में जिक्र किया है, इससे यह जाहिर होता है कि मेहनत काफ़ी कर रखी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक बार फिर मास्टर दिलसुख जी के लिए बहुत तालियां, और वास्तव में बहुत सराहनीय कदम उन्होंने किया है। तो ये उन्होंने ये कल ही ये कटिंग मेरे पास आई थी, रखी है मेरे पास, क्योंकि जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। इसके बाद जाटों का उद्भव विकास उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है। फिर राजस्थान के 36 कुलों का भी वर्णन किया है। फिर इसके बाद उन्होंने बेबाक टिप्पणी करी है कि ये बड़ा मुश्किल है कि राजपूत, जाट, गुर्जर और अहीर को अलग अलग वर्गों में रखना बहुत मुश्किल है, उन्होंने ये कहा है। कारण क्या है, काफ़ी ऐसे गोत्र हैं, काफ़ी ऐसे रावत है, लांबा है, सहरावत है, ये है, इस तरीके से बहुत गोत्र ऐसे हैं जो 4-5 जगह बैठे हैं। तो बहुत मुश्किल है उनको अलग अलग करना। इन्होंने जो लिखा है बड़ी बेबाक टिप्पणी है, बड़ी हिम्मत करी है कि कुछ स्वार्थी तत्वों ने जानबूझ करके इनको 4 कैटेगरी में बांटा है, वरना ये सब क्षत्रिय थे, एक ही थे। ऐसा मैं इस पुस्तक में है जो कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। इसके बाद सोलंकी राजाओं के बारे में इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। और पूरा शुरू से जहाँ से मतलब राजस्थान से और इधर सिंध से सब ला करके इन्होंने इसमें जोड़ा है। और इनका वंश वृक्ष और पालन पर इनका बड़ा अच्छा काम है। पालन गांव के ऊपर इनका इतना सुंदर काम है, क्योंकि जैसा अब हम भी पालन की जड़ में रह रहे हैं सेक्टर 6 में, तो हमें भी काफ़ी कुछ ज्ञान हो रहा है।
और हमारे बड़े भाई रामकरण जी हमारी बुआ जी के लड़के हैं, तो इनसे भी बहुत कुछ हमें ज्ञान मिलता रहता है। तो पालम पर इनकी विशेष कमांड है। पालम कब हुआ, कब बसा, कैसे, किस तरीके से, उनके जोहड़ तालाब, इनका बड़ा अच्छा वर्णन किया है इन्होंने, तो ये भी बहुत सराहनीय कदम है। इसके बाद इन्होंने पालम गांव की 360 की चौधराहट, पालम बारे के विषय में जानकारी, पालम गांव के चौधरी करार सिंह की मृत्यु के विषय में जानकारी, पालम गांव के दादा देव मंदिर धार्मिक स्थल के विषय में भी काफी अच्छे तरीके से लिखा है। इसके बाद ये एक निष्पक्षता कही जाएगी, उन्होंने अहीरों के बारे में भी दिया है। अहीर जाति का उद्भव, विकास व विस्तार, राजा राव तुलाराम का अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध, गुर्जर जाति का उद्भव, विकास, विस्तार एवं वंशगोत्र, जाट, अहीर, गुर्जर, राजपूत, मराठों एवं सिखों के आपसी संबंध, इस पर भी इन्होंने काफी अच्छी टिप्पणियां की है और काफी लंबा लिखा है। पता नहीं कहां से, किस तरीके से, किस स्रोत से लेकर के आए हैं सारी सामग्री, बहुत बड़ी बात है। फिर इन्होंने क्षत्रिय मराठा जाति के बारे में भी काफी विस्तार से वर्णन किया है, तो काफी लेकर के गए हैं। ये नहीं है कि उत्तरी भारत, बल्कि थोड़ा सा उधर वाला पश्चिम भारत के अंदर भी ये चले गए हैं। इसके बाद सिंध प्रांत के जाट व राज, वहाँ पर सिंध में किस तरीके से प्रसार हुआ, कैसे हुआ, तो ये सारा भी इसके वर्णन में। उसके बाद अध्याय 10 में भरतपुर जाट राज्य के बारे में बहुत लंबा विस्तार है। सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कैसे, सूरजमल, जवाहर सिंह, इस तरीके से फिर ये है। इसके बाद इन्होंने धौलपुर जाट राज और धौलपुर में उदय भानु के व्यक्तित्व के बारे में, जो लास्ट राजा हुए हैं, एक बहुत बढ़िया टिप्पणी उन्होंने दी है। वो उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि जब ये बिड़ला मंदिर, इसका जब शिलान्यास रखा जा रहा था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने कुछ कंडीशन रखी थी। शराब ना पीता हो, ज्वारी ना हो, एक से ज्यादा पत्नियां ना हो, तो सारे राजाओं के मुंह नीचे को लटक गए कि कौन। तब केवल और केवल उदय भान सिंह, उन्होंने, उनका नाम आया, उन्होंने ही इस बिड़ला मंदिर का शिलान्यास किया। ये बहुत बड़े फक्र की बात है हम सभी के लिए। ये सारी चीजें उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से। फिर बल्लभगढ़ के जाट, जिसमें लास्ट जो महाराजा नाहर सिंह हुए हैं, जिनको यहाँ चांदनी चौक में यहाँ फांसी लगी थी, और क्योंकि मैं भी बल्लभगढ़ से रहने वाला हूँ, तो मैंने जो वेरीफाई किया है, ज़्यादातर इन्होंने जो बातें लिखी हैं वो लगभग ठीक हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया लिखी हैं। कहाँ से गोपाल सिंह से शुरू हुआ और जा कर के यहाँ पर ये नाहर सिंह पर हुआ, और नाहर सिंह के साथ जो मेरी भी जानकारी नहीं था, चौधरी खुशहाल सिंह, चौधरी गुलाब सिंह और चौधरी भूरा सिंह, इन तीन को भी इन्हीं के साथ एक साथ फांसी पर लटकाया गया था। ये दिस इज एन एडिशन टू माई नॉलेज, ये मैं पहले से मुझे नहीं पता था इस बात का। तो इन चारों को यही फांसी तोड़ी थी, जैसे भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव को तोड़ी थी फांसी, ठीक ऐसे ही यहाँ पर। हालांकि अंग्रेज अफसरों ने काफ़ी मनाने की कोशिश करी कि थोड़ा झुक जाओ, हम आपको फांसी से अलग कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, झुकना मेरे उसके अंदर नहीं है, जहन में नहीं है, और मेरे उसमें नहीं आता, मेरी आत्मा गवारा नहीं करती इस बात के लिए। तो बड़ा सुंदर इन्होंने इसके लिखा है। इसके बाद भटनेर जाट, राज्य के जाट, उनके बारे में भी बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने कि कैसे भट्टी, भटनेर इस तरीके से नाम पड़ा। उसके बाद इन्होंने बिजनौर, ये यूपी में रियासत रही है, और यहाँ पर बिजनौर का जाट राज, बैर का राजा सिलसिलवार, हेलनाथ थैना किशन की जागीर, राजा चकवाबैन का राज विस्तार, और राजा चकवाबैन के विषय में लेखक के विचार बहुत अच्छा लिखा है। इसी कड़ी के अंदर अड़ी मोड़ जाट राजा लज्जाराम तोमर के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। वहाँ अगर यूपी के बैठे हैं तो वो जरूर इसके बारे में बहुत अच्छे जानते होंगे। फिर उन्होंने पृथ्वी सिंह बेधड़क और बलवीर सिंह बेधड़क, भक्त फूल सिंह के बारे में बहुत सुंदर लिखा है। भक्त फूल सिंह जिन्होंने ये यहाँ पर हरियाणा में यूनिवर्सिटी बना रखी है, गुरुकुल चला करके, बहुत अच्छा लिखा है। अब उन्होंने पंजाब को कवर किया अध्याय 16 में। वहाँ जाट पूर्णबंद भगत से लेकर के धीरे धीरे महाराजा रणजीत सिंह, सरदार हरि सिंह नलवा, दलीप सिंह, और इस तरीके से गुरु नानक देव जी को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। फिर इन्होंने जाट क्षत्रियों की महान विभूतियाँ, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, जिसमें किसानों के मसीहा चौधरी सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, पूर्व भारत सरकार, चौधरी कुंभाराम आर्य, चौधरी देवीलाल, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा, और इसके बाद इन्होंने अपने गांव के कवि व समाज सुधारक चौधरी ईश्वर सिंह गहलोत को बहुत भारी स्थान दिया इस पुस्तक के अंदर। उनके जो खानदान के लोग हैं वो बहुत
मतलब मेरे लिए मैं तो ये कहूँगा कि वो बहुत धन्यवादी हैं एक तरीके से। उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनके दादाजी को या परदादा बच्चों के कि इतना भारी स्थान और इतना सुंदर शब्दों में जो यहाँ वर्णन है वो शायद वो भी भूल गए होंगे। इसके बाद उन्होंने संत शिरोमणि गरीबदास जो कि छुड़ानी गांव हरियाणा से, और बाबा संत बाबा हरिदास झड़ोदा वाले, बहुत बढ़िया लिखा है जो उनकी दोहे वगैरह श्लोक वगैरह हैं उन सब का। इसके बाद इन्होंने दिल्ली प्रांत में क्षत्रिय शासन, इसके अंदर इंद्रप्रस्थ से दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों पड़ा, दिल्ली में सत्ता के विविध केंद्रों के विषय में, दिल्ली पर शासन करने वाले तोमर वंश के शासकों का वर्णन, पृथ्वीराज से आला उदल व मलखान तक का युद्ध, पृथ्वीराज की महोबा पर विजय, पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी की प्रथम व दूसरी लड़ाई, और दिल्ली पर मुस्लिम शासन, इसका बखूबी वर्णन बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। इसके बाद इसी अध्याय के अंदर 20 में दिल्ली प्रांत का प्राचीन जाट राज राजा जीवन सिंह और राजा जीवन के राजवंश का विवरण भी इन्होंने किया है। एक और नई चीज, आज एक बड़ी नई चीज आ रही है कि जो पर्यावरण का जो मामला है, ये कहा जाता है कि अगर पर्यावरण को बचाना है, अगर जो तल है, जो हमारा वाटर टेबल है, उसको ऊपर लाना है, तो हमें जोहड़, पोखर, तालाबों को जिंदा करना पड़ेगा। और ये स्टेप अब उठाए जा रहे हैं। ठीक इसी के बारे में मुझे नहीं पता कि इन्होंने कैसे आकाशवाणी भविष्यवाणी हुई। इन्होंने तालाबों का इतिहास दिया है कि दिल्ली में कितने तालाब हैं। फिर इन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरल, हरियाणा, उनके जलाशयों के बारे में भी बहुत सुंदर लिखा है। इसके बाद उन्होंने ककरौला गांव के तरफ चारों तरफ जितने भी जोहड़े थी, पोखर थी, तालाब थे, पालम में क्या थे, नांगलोई में क्या थे, इस तरीके से सारा ढांचा जो भी है इन सबको कवर किया है। तो ये थोड़ा सा एक ये विवरण था इस पुस्तक के बारे में। आदरणीय श्रीमती कमल जी सहरावत, जरा जोरदार तालियों, तालियों में तो कमी नहीं होनी चाहिए, इसी से ही आप आए। श्री युद्धवीर सिंह जी, महामंत्री ऑल इंडिया जाट, अगर वो आ चुके हैं, हाँ चौधरी साहब आइए आप। बिल्कुल साथ में ही हमारे चौधरी रामकरण जी वहीं बैठे हैं, वो भी तो आए। हाँ चौधरी रामकरण जी आप भी आइए, जरा फिर जोरदार तालियां। ऐसा नहीं होनी चाहिए, कोताही नहीं होनी चाहिए तालियों में। बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं हमारे समाज के, तो आप आए, ऊपर जगह लें। श्री हरीश कुमार जी, रिटायर्ड IPS, अगर यहाँ मौजूद हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। कैप्टन जोगेंद्र सिंह दहिया जो पायलट हैं वो भी ऊपर आए, आपका भी स्वागत है, जरा जोरदार ताली। श्रीमती विपिन चौधरी, कवियत्री व वही साहित्यकार हैं, अगर वो हमारे यहाँ बीच में बैठी हैं तो वो भी ऊपर स्टेज पर आ जाएं। श्रीमती विपिन चौधरी जो साहित्यकार भी हैं और वो कवियत्री भी हैं, अगर हमारे बीच में। श्रीमती संगीता देशवाल, प्रधानाचार्य ककरौला विद्यालय, राष्ट्रपति अवार्डी हैं, आप भी आए। और देशवाल साहब आप भी आओ, साथ साथ आप बैठे, आप भी आइए, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हाँ, हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है, चौधरी रणधीर सिंह जी, वाइस चांसलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका, वो हमारे बीच में पधार चुके हैं। जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। वो भी हमारे साथ गिरी जी, वो भी स्टेज पर आ जाए, जरा जोरदार तालियों से। श्री मनोहर सिंह खर, रिटायर्ड ACP, अगर यहाँ बैठे हैं, श्री मनोहर सिंह खर। श्री राजवीर सिंह गहलोत, प्रधानाचार्य, नजफगढ़, ककरौला गांव निवासी, राष्ट्रपति अवार्डी, आप भी आइए और आपका जोरदार। श्री धर्मवीर जी, रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल, दिचाऊ कला, हमारे बीच में अभी आदरणीय MLA मटियाला कॉन्स्टिट्यूंसी, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन, आप आए, स्टेज पर चलें। श्री राजेश गहलोत, हाँ श्री मनोहर सिंह जी, आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, आप आइए स्टेज पर। बैठना दिक्कत है थोड़ी, मैं तो वो यहाँ आ गए हैं, बैठे हैं। श्री ऋषि राज राणा, काउंसलर, गुड़गावा म्यूनिसिपैलिटी, अगर वो मौजूद हैं तो आए ऊपर से। श्री देवेंद्र यादव, प्रधान, 17 यादव समाज, श्री देवेंद्र यादव, प्रधान, यादव समाज। मास्टर सत्येंद्र जी, प्रधान, अखिल भारतीय राजपूत महासभा,
मास्टर सत्येंद्र जी अगर मौजूद हैं, श्री दयानंद वर्मा जी प्रधानाचार्य, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य बहुत पीछे बैठे हैं और बुके भी उनके हाथ में है। श्री डी.एन. वर्मा जी आप ऊपर स्टेज पर आए। डी.एन. वर्मा जी मेरे से मिल चुके हैं, दयानंद जी आए हुए हैं और अभी आप ऊपर आइए, अभी स्वागत करवाएंगे वर्मा जी, अभी कोई ऐसी बात नहीं, करवाएंगे सर, आप प्लीज आइए। मास्टर हरिकिशन यादव जिला संघ चालक नजफगढ़, वो अगर यहाँ बैठे हैं तो वो भी स्टेज पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री आर.एस. जाखड़ सीनियर एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट, अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छी सेहत है और अन्न बहुत दिन से खाना छोड़ रखा है और सुबह 3 बजे उठते हैं, माता जी को चरण स्पर्श करते हैं, फिर उनकी सेवा करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने दूसरा जो योग वगैरह करते हैं और अन्न बहुत दिन से उन्होंने छोड़ रखा है और सेहत जो दिखाई दे रही है उसका बिल्कुल साफ नमूना दिखाई दे रहा है हमें। आपका हार्दिक अभिनंदन, आप आए। श्री दयानंद वत्सी जो कि महामंत्री अखिल भारतीय स्वतंत्र एवं लेखक संघ, जो हमेशा हर साल डॉक्टर राधा कृष्ण अवार्ड देते हैं, बड़ी हॉट डिमांड में रहते हैं। 5 सितंबर के आसपास बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे प्रोग्राम मैंने भी बहुत अटेंड किए हैं और इनका भी बहुत जोरदार तालियों स्वागत किया जाए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये और समाज में ऐसे हमें व्यक्तियों की जरूरत है। सरदार श्री गुरमीत सिंह मिट्ठा जी, सदस्य दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सरदार गुरमीत सिंह मित्ता जी आप आए हैं, आपका हार्दिक सत श्री अकाल, आप आइए, हार्दिक अभिनंदन, आप इधर अपनी जगह संभालें। श्री मुकेश सिंह गहलोत पावर लिफ्टिंग गोल्ड मेडलिस्ट विश्व विजेता, अगर मेरे बीच में है, तकरोड़े का ही लड़का है मुकेश कुमार गहलोत, वो भी अगर मैं कहीं बैठा है आमने सामने बच्चों के अंदर तो वो भी आ जाएं। हाँ, यस, कम ऑन द स्टेज। चौधरी जगदीश गहलोत, प्रधान गहलोत गोत्र, वो भी अगर यहाँ बैठे हैं, जगदीश गहलोत, प्रधान गहलोत गोत्र, वो भी हैं तो यहाँ आए। श्री नितिन गर्ग, ये राधा पब्लिकेशंस है से हैं जिन्होंने पुस्तक छापी है। सर, आपका बड़ा भारी योगदान है कि आपने इस तरीके से इतने बहुत अच्छे तरीके से जो प्रकाशन किया है और मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ स्टेज पर, आप इधर बैठिए। श्री सुखलाल जी जो हमारे चौधरी ईश्वर सिंह जी के बहुत ही निकट संबंधी रहे हैं, बहुत आपने सेवा करी है उनकी, आप भी ऊपर आइए, आपके पास बहुत कुछ सामग्री है और आपका और इस पुस्तक में भी आपका बड़ा अच्छा योगदान है। आप भी ऊपर स्टेज पर आइए, ये बड़ा जरूरी है कि आपका अभिनंदन करना, स्वागत करना, ये हम सभी के लिए बड़े फक्र की बात है। तो लगभग सारे वक्ता सारे जो ये मुख्य अतिथि और अतिथिगण वो यहाँ आ चुके हैं। अब जैसा कि अब ये प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम सभी का हार्दिक स्वागत करेंगे पुष्पमाला से, पुस्तक से। और तो इस कड़ी में जो स्वागत कार्यक्रम है, तो मैं सबसे पहले होशियार सिंह थानेदार जो यही गांव के रहे, वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ आएं और पुष्पमाला और पुस्तक और उसे शॉल से चौधरी रणवीर सिंह जी जो हमारे वाइस चांसलर हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका के, उनका स्वागत करें। होशियार सिंह थानेदार जी यहाँ बैठे हैं और आप साथ में जरा हेल्प करें इस मामले में, आपको हर बार हेल्प करनी है, तो प्लीज़ आप इसमें सबसे पहले इसी कड़ी में आप ये, अब आप यही रहोगे। यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर जी हमारे बीच में विद्यमान हैं, ये बहुत ही फक्र की बात है और उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है, हम उनके बहुत ही धन्यवादी हैं। इसके बाद मनजीत सिंह गहलोत और अशोक गहलोत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और जो हमारे जस्टिस महोदय हैं श्रीमान विपिन जी, उनका स्वागत करें। मनजीत सिंह गहलोत और अशोक गहलोत दोनों आए और दिलसुख जी उनका साथ दें। जज साहब का वो स्वागत करेंगे।
सर प्लीज सर साथ में बस बहुत जल्दी देर नहीं होनी चाहिए, बहुत टाइम लगेगा। सर प्लीज एक बार साथ में आइए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री धारे सिंह जी जो यहीं से हैं, और वो आकर के श्री राजेश गहलोत जी जो हमारे इस मटियाला विधानसभा से एमएलए हैं वो आएं और उनका स्वागत करें। श्री राजेश गहलोत जी आप हेल्प करें। मैं श्री सत्य सनों से रणधीर और महिपाल नंबरदार दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर आएं और श्रीमती कमल जी सहरावत मंत्री भाजपा दिल्ली प्रदेश उनका स्वागत करें पुष्पमाला से, पुस्तक से। और आप करो ना, आप करो। काला पहलवान वो यहाँ अगर बैठे हों तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर वो भी ऊपर आ जाएं, और चौधरी युद्धवीर सिंह सहरावत महामंत्री अखिल भारतीय जाट महासभा वो ऊपर आए स्टेज पर और उनका स्वागत करें। चौधरी काला पहलवान बोला आप वो नहीं आए, उनका ये अपना युद्धवीर सिंह जी का भूल जाते हो। मैं श्री अजय गहलोत और सूबेदार जगबीर सिंह इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर आ जाएं, और कैप्टन जोगिंदर सिंह दहिया जो पायलट हैं हमारे उनका स्वागत करें। अजय गहलोत और सूबेदार जगबीर सिंह आ जाएं। आगे तैयार रहे चौधरी हरफूल सिंह जी वो भी आ जाएं, उन्हें भी स्वागत करना है। चौधरी रामकरण सोलंकी जी का, चौधरी हरफूल सिंह जी अगर यहाँ बैठे हैं तो आ जाएं जरा। चौधरी हरफूल सिंह जी आ रहे हैं, और चौधरी रामकरण सोलंकी जी पालम गांव से वो उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में सुश्री विपिन चौधरी जी आ चुकी हैं, ऐसा मुझे पता लगा है। अगर वो आ गई हैं तो जरा स्टेज पर आ जाएं। सुश्री विपिन चौधरी जी, हाँ हाँ, श्री आशीष गहलोत व कुलबीर सिंह गहलोत दोनों से रिक्वेस्ट है ऊपर आएं, और श्रीमती संगीता देशवाल प्रिंसिपल ककरोला स्कूल से उनका स्वागत करेंगे। आशीष गहलोत व कुलबीर सिंह गहलोत, और सुश्री विपिन चौधरी जी आ चुकी हैं, मेरे सामने खड़ी है। प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप आए जरा। आशीष गहलोत कुलबीर सिंह गहलोत दोनों आए, और संगीता देशवाल जी जो हमारे प्रिंसिपल हैं ककरोला से उनका स्वागत करेंगे। मैडम आप आइए। श्री अमरपाल जी अगर यहाँ बैठे हैं, अमरपाल जी मेरे दाएं या बाएं या इधर आगे पीछे बैठे हैं। अभी एक सेकंड, मैं मास्टर दिलसिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुश्री विपिन चौधरी जी का वो स्वागत करें, और अमरपाल जी आ गए हैं तो वो भी साथ। इधर आना थोड़ा सा ऐसे। हमारे बीच में चौधरी रामफल चहल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, इस तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। मैं देशमुखी से करूंगा कि अभी इनका स्वागत भी करें साथ साथ में। हाँ एक बार साथ में। श्री सुमेर सिंह तंवर व धर्मपाल जी
दोनों ऊपर आए और प्रोफेसर निखिल गिरी जी का स्वागत करें। श्री सुमेर सिंह तंवर व धर्मपाल जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो धर्मपाल अब मास्टर श्री गुलाब सिंह यादव जी जो मटियाला से आपके कैंडिडेट थे वो स्टेज पर आ जाएं। श्री गुलाब सिंह यादव जी आप भी ऊपर आ जाएं। प्रोफेसर दिलावर सिंह देशवाल का स्वागत करेंगे प्रिंसिपल श्री मान सिंह नंबरदार। सर आइए, आपका स्वागत है। प्रिंसिपल श्री मान सिंह नंबरदार जी, वो प्रोफेसर दिलावर सिंह जी का वो साथ ही बोला था, पता नहीं मेरे से कुछ गलती हो गई, वो उनका स्वागत करें। हाँ जी सर, साथ में भी। श्री मनोहर सिंह खाब जी का स्वागत करेंगे श्री नरेंद्र उर्फ निंटी। नरेंद्र उर्फ निंटी, इन्होंने नाम लिख के दिया है निंटी, अब कितना मुझे कम। अभी हमारे बीच में गुलाब सिंह जी आ चुके हैं यादव जी, और उनका मैं ये मंजीत उनका जो बेटा है दिलसुख जी का, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। मंजीत शाबाश। मास्टर रमेश नंबरदार जी अगर यहाँ सामने बैठे हैं तो ऊपर आए, और वो श्री राजवीर सिंह गहलोत प्रिंसिपल नजफगढ़, नेशनल अवार्डी, बहुत कामयाब प्रिंसिपल, उनका स्वागत करें। मास्टर रमेश नंबरदार स्वागत करेंगे मास्टर दिलसुख जी और मैं खुद स्वयं, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली में मेरी इन्हीं से मुलाकात हुई। श्री सुनील सहरावत स्वागत करेंगे डॉक्टर सुभाष तोमर जी, एचओडी फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डीपीएस द्वारका। हाँ जी सर, साथ में भी। श्री राज मास्टर जी स्वागत करेंगे मास्टर हरिकिशन यादव, जिला संचालक नजफगढ़। श्री राज मास्टर जी दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं दिलसुख जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो और उनके बच्चे श्री हरकिशन यादव जी का वो स्वागत करें। श्री सुखबीर सिंह सन ऑफ श्री चंदर व समय सिंह सन ऑफ श्री चंदलाल, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए स्टेज पर, और श्री जाखड़ साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उनका स्वागत करेंगे सुखबीर सिंह जी, समय सिंह। आओ 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 जाओ, आओ प्लीज आ जाओ। श्री जयसिंह जी सन ऑफ श्री कटार सिंह, उनसे रिक्वेस्ट है वो आए, और दयानंद वत्सी जो कि महामंत्री हैं अखिल भारतीय स्वतंत्र एवं लेखक संघ के, उनका स्वागत करेंगे। श्री जयसिंह जी ऊपर आए, अगर कहीं नजदीक है कहीं। जयसिंह आए प्लीज, आइए। आओ, स्वतंत्र पत्रकार, मैं इसे करेक्ट कर लूंगा। श्री राम कुमार डायरेक्टर आदर्श रामलीला कमेटी ककरौला, वो ऊपर आए, और सरदार श्री गुरमीत सिंह मिट्टा जी का स्वागत करें। राम कुमार डायरेक्टर आदर्श रामलीला कमेटी ककरौला, वो सरदार गुरमीत सिंह मिट्टा जी का स्वागत करेंगे। विजयपाल सिंह अगर यहाँ बैठे हैं, मुकेश सिंह गहलोत का वो करेंगे। आओ प्लीज आइए लो। श्री जगविंदर सिंह, वो भी स्टेज पर आ जाएं, और नितिन गर्ग जिनका राधा पब्लिकेशन है, जिन्होंने किताब छापी है, उनका स्वागत करेंगे जगविंदर सिंह जी। नितिन गर्ग जी तैयार रहें।
यस सर, साथ में। यस सर। श्री सुखलाल जी का स्वागत करेंगे। मास्टर दिलसुख और मैं, हम दोनों उनका स्वागत करेंगे श्री सुखलाल जी का। सुखलाल जी प्लीज खड़े हो जाएं और हम, क्योंकि हमारी लेखन में रुचि है तो हम ही आपका किताब में जाएगा। यस सर, सर सामने। इंडियंस मॉल वाले हैं, पता नहीं कब तक जरूरत पड़ सकती है, जरा और जोरदार तालियां। श्री दिलबाग गहलोत और ये सुनील सहरावत, प्लीज वो तैयार रहें स्वागत के लिए। यस सर, प्लीज साथ में। हाँ जी सर, इधर आइए आप। अब डॉक्टर श्याम सिंह तेवतिया का स्वागत करेंगे, जो कि राष्ट्रपति अवार्डी है ये तेवतिया जी। इनका राजकुमार नंबरदार और मास्टर दिलसुख, मैं स्वयं। यस सर, प्लीज क्लोज। यस सर। साथियों, ये जो स्वागत का कार्यक्रम था ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अविनाशी अनादि ओंकारा, ये है, ए के सारे नाम आएंगे। अजर है, अमर है, अलख है, हजारा। अब ए के काफी नाम हो गए हैं। इसके बाद कैसे, कुबेर है काल का, कंद काल है काल का, कुबेर कंद काल का। करुणा निधि कवि है, कर्ता करतारा, ये सब कै शब्द से जुड़े हुए हैं। इसके बाद उन्होंने ये कै शब्द को लिया है। गणपति है, गणेश है, गुरुत्मान है, गुरु है, सारे कै शब्द से शुरू है ये। इसके बाद दया लिया उन्होंने, दयाधर दयानिधि दयामय दयालु,
दया सिंधु दया सागर दया का द्वारा, ये दया शब्द पर है सारे। ठीक इसी तरीके से ही नय पर लिया है उन्होंने, निर्भय है निर्लेप है निरंजन है नाथ है। निर्भय है निर्लेप है निरंजन है नाथ है, नारायण नरेंद्र निरंकारी निस्तारा, ये नय पर सारे शब्द है एक तरीके। फिर पे परमेश्वर परमात्मा पवित्र परम है, पुरुष है प्रभु है पिता है पोषणहारा, पै शब्द पर है सारे के सारे। इसी तरीके से मैं पर है मंगल है महेश है मूल मंत्र मनु है, महादेव है महिपाल है मुक्ति का मिनारा, ये मैं शब्द पर है सारे के सारे। ठीक, मैं जरा टाइम कम करूंगा अपना। फिर उन्होंने ई पर लिया है, ईश हिंद शय पर लिया है, सत्य सूर्य सुरेंद्र सब जग का सहारा, शनेश्वर है शुक्र है श्रीमान शेष है, शुद्ध शिव है शंकर है सकल सर्जनहारा, ईश हिंद की देख हालत तू हर है दुखियार ले, ओम ईश्वर कहे ईश्वर हर बार बारह हर बारह। तो ये एक बहुत सुंदर भजन था, इसको इन्होंने इसमें उद्धृत किया है और 100 शब्दों में ईश्वर का नाम लिया है। अब मैं जरा, क्योंकि अभी हमारे बीच में श्री प्रेमचंद जी जो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं वो बैठे हैं, आप भी ऊपर आइए और आपका स्वागत करेंगे मास्टर दिलसुख जी। आप प्लीज स्टेज पर आए, जरा जोरदार तालियों से श्री प्रेमचंद जी का भी स्वागत किया जाए, प्लीज आइए। इसके बाद मास्टर दिलसुख जी की पोती है ग्रैंड डॉटर मनीषा गहलोत, वो भी तैयार रहे इसलिए। इसके बाद पहले ये प्रोग्राम हो जाए स्वागत का। अब ये तीसरी स्टेज चल गई है कि श्रोता मतलब वक्ता एक एक करके आएंगे और आप उनको सुनाएंगे अच्छे तरीके से कि उन्होंने कितना अध्ययन किया, क्या उनके विचार हैं इस प्रोग्राम के बारे में, मास्टर दिलसुख जी के बारे में। Good afternoon, respected chief guest and all the honorable guests and friends. Today I am here to speak few words about my grandfather Shri Dilsukh Gehlot. Shri Dilsukh Gehlot is a phenomenon in himself. Very few people are born with certain talents and he is one of them. His talents are God gifted and prodigal. He had worked in the postal department and had been an active worker in Panchayat committee. He had done a commendable job as a PTA secretary at the post of chairman in BKS from 1972 to 1981. He has worked as a chief Gram Kalyan Navyuvak Mandal in village development committee. In the year 1977, he had also worked as a relief worker at the time of flood. His book is entirely based on the history of Jat community and their struggles. Thank you. और वैसे बेटा बहुत सुंदर बोला, बोलना पे तू। तो दिलसुख जी अपने साथी का स्वागत करेंगे, मास्टर दिलसुख। मैं अब सरदार गुरमीत सिंह जी मिठा जी वो यहाँ बैठे हैं, वो भी अपने विचार प्रकट करें। सरदार गुरमीत सिंह। मंच पर सुशोभित वाइस चांसलर साहब, गहलोत साहब, कमलजीत सहरावत जी एवं अन्य सभी महान विभूतियाँ जो अपने अपने क्षेत्र में समाज में कार्य कर रही हैं, और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग भाइयों बहनों, मास्टर दिलसुख गहलोत जी जो मेरे बुजुर्ग हैं, और मैं कह सकता हूँ कि हमें रास्ता दिखाने वाले भी हैं। एक जैसे इनकी ग्रैंड डॉटर अभी इनके बारे में बता के गई है कि कुछ लोग होते हैं जो कुछ खूबियाँ कुछ गुण लेकर पैदा होते हैं, और मास्टर जी उनमें से एक हैं। मास्टर जी में दृढ़ निश्चय कूट कूट कर भरा हुआ है, और समाज सेवा का जो इनका जज्बा है वो किन्हीं भी परिस्थितियों में
सभी समाजों का वर्णन भी किया है और बेबाक टिप्पणियां जहाँ करने की जरूरत थी वहाँ भी इन्होंने की है। समाज को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, कैसे समाज में जो कमियां उसको दूर की जा सकता है, वो भी इन्होंने इसमें जिक्र किया। सो मैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर ककरोला गांव वासियों को तो बधाई देता हूं अपनी तरफ से भी, अपने सहयोगियों की तरफ से भी, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो दिल्ली में सिख समाज का प्रतिनिधित्व करती है और जिसका मैं यहाँ से निर्वाचित प्रतिनिधि हूँ, उसमें भी ये पिछली 4 बार से मेरा सहयोग कर रहे हैं। कमलजीत बहन जी बैठे हैं, गहलोत साहब बैठे हैं, इन्होंने भी अपना पूरा आशीर्वाद दिया है। सो मैं इन सभी का धन्यवाद भी करता हूँ इस मंच से, और इनको मैं बधाई भी देता हूँ अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से। और मैं लाल सिंह जी, भगवान सिंह जी और उनके साथी आए हुए हैं, वीर सिंह जी, मनमोहन जी आए, मैं बेनती करूँगा वो स्टेज पर हैं, वो इनके स्वागत के लिए सिरोपाव गुरु घर की बख्शिश लेकर आए हैं और वो आकर इनका स्वागत भी करेंगे। इसके साथ मैं आप सभी का धन्यवाद भी करता हूं और मैं प्रभु पिता परमात्मा के चरणों में ये विनती भी करता हूं कि परमात्मा इनको आगे भी ऐसा ही उद्यम बख्शे कि ये आगे अपनी लेखनी को इस तरह इस्तेमाल करें और अच्छे लेख, अच्छी पुस्तकें आगे भी लिखते रहें। यही हमारी शुभ कामनाएं हैं इनके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी गुरुद्वारा समिति की सोनिहाल, सत श्री अकाल, जो बोले सो अभय, बोले सो वैदिक धर्म की जय। अभी स्वागत के बाद ये पुस्तक का विमोचन होगा। मैं थोड़ा सा इसे पीछे को ले रहा था, मुझे शक था कि पुस्तक का विमोचन होने पर और कहीं धीरे धीरे दूसरे कार्यक्रम में हमारे कुछ अतिथि का ना निकल जाएं, तो मैं थोड़ा सा पीछे को लेकर चल रहा था। लेकिन फरमाइश है कि अभी पुस्तक का विमोचन होना है, तो मैं अभी साथ के बच्चे हैं वो लेकर के पुस्तक आगे और मास्टर और हमारे मुख्य अतिथि और विश्व सभी आए और ऐसे पुस्तक लेकर के ऐसे निकाल करके ऐसे आए सभी इधर है। तो पैक चलो वैसे मैं एक मेरे पास है, मैं इसको वैसे अमन। अभी इस मैं थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन है प्रोग्राम में। मैं आदरणीय चौधरी रणवीर सिंह जी
वाइस चांसलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो आएँ, क्योंकि उन्हें कहीं गुड़गांव जाना है, तो वो अपने विचार प्रकट करें। चौधरी रणवीर सिंह। It's a great privilege for me to be here this morning. It's a great honor for me. In fact, I was terribly busy, but it's very difficult to say no to the entire Gehlot family whenever they invite me for some function. I'm feeling slightly jealous of Dilsukh Gehlot, because this should have been done by a university or by some college. I have gone through both the volumes written by Dilsukh ji on Kshatriya Itihas ke Aine mein Jars. It's a wonderful book. I was given this book about a week back. I'm not claiming that I read the whole book, but I have gone through the contents of the 2 volumes. The book is in 2 volumes, and it's a wonderful written book. And it's a great scholarly work, great research work. And I think since I believe that India is more than 65-year-old, a generation of Indians like us is going to retire as they have retired, and the baton is being passed on to the next generation sitting before me, and they have to take it forward. She is giving me a big smile. The baton is to be taken forward by them. And I think since the time is short, the book itself, if you look into the object of the book was that the लेखक ने इस पुस्तक में उन भ्रांतियों के विषय में जिनसे काफ़ी लोगों को आभास होगा कि जिससे भी सभी क्षेत्रीय जातियों के देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, कौम व समाज के प्रति निष्ठा आदि की जानकारी हो सकेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस पुस्तक के बारे में ये है कि क्षेत्रीय जात के लोगों के जो वंश गोत्र आपस में मिलते हैं, वे वंश गोत्र अन्य पहाड़ी जाति, पिछड़ी जाति व गरीब समुदाय के लोगों में भी समान रूप से पाए जाते हैं। जैसे सहरावत है, कटारिया है, दैया है, गहलोत है, सोलंकी हैं, और उन सब का वर्णन किया गया है। और लेखक ने इतना खूबसूरत प्रयास किया है कि इन क्षेत्रीय जातियों के राजाओं, महाराजाओं, वीरों, देशभक्तों, समाज सुधारकों, संतों, कवियों का सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से व्याख्यान किया गया है। और जितनी सुंदर प्रस्तुति इस बुक में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कि हर गांव में डाइवर्सिटी है, इतनी सारी कौमें हैं, फिर भी कितने प्रेम से रहती हैं वो। और काफ़ी सारी कौमें तो ऐसी हैं कि वो जाटों के गोत्र का प्रयोग भी करती हैं, लेकिन किसी ने इस बात पे आपत्ति नहीं उठाई है। मेरे ख्याल में किसी गांव में किसी ने इस बात की आपत्ति नहीं उठाई। वो मिलजुल के रहते हैं, प्यार प्रेम से काम करते हैं, उनकी जो फंक्शंस हैं वो कम्प्लीमेंट्री हैं। और इस बात का मेरे ख्याल में सभी हमारे यहाँ काफ़ी 65-60 ईयर ओल्ड स्टोरी तो ऑफ फ्रीडम की हो गई है, लेकिन जितना खूबसूरती से एक प्राइम मिनिस्टर ने इसको लिया, मेरे ख्याल में लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान के नारा देकर कि जितना कंट्रीब्यूशन जाटों का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में है उतना किसी भी कौम का नहीं है, वो इंडस्ट्री से भी कहीं आगे है। और उसका में एक प्रूफ ये है कि यूरोप में और सभी देशों में इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, हिंदुस्तान में नहीं हुआ। उसका कारण कोई नहीं है, उसका कारण ये है कि हम एक कृषि प्रधान देश हैं, हमारी इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी है, फूड ग्रेन में हमारी सेल्फ सफिशिएंसी है, हम डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। और इट वाज द रीज़न के क्योंकि हम इकोनॉमी बेस्ड है हमारी एग्रीकल्चर पे, इसलिए इकोनॉमिक स्लो डाउन का हिंदुस्तान में कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि हम प्लास्टिक मनी में विश्वास नहीं करते, हम मेहनत में विश्वास करते हैं। मुझे याद है कि 3 प्रिंसिपल्स मेरे ग्रैंडफादर, मुझे वो काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी थे, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी थे। 1898 में मैट्रिक की दिल्ली में, जब दिल्ली में ही मैट्रिक का स्कूल होता था। उनका मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने मुझे पढ़ाया। वो कहते थे 3-4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं लाइफ में, कि हम कहते हैं इंग्लिश में कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। इतनी चादर पछाड़ो भाई, जितना चादर उतने पैर पसारो। दूसरा वो कहते थे कि भाई अगर हो सके कोशिश ये करो कभी उधार मत लो,
नेवर बोरो। तो ये उधार लेने की जो प्रकृति है वो बहुत ख़राब है। तीसरी बात वो कहते हैं कि उतना अपने बुरे समय के लिए बचा के रखो। और हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में ये लोग, काफ़ी लोग इस बात को याद रखते हैं, खासकर जाट को। सीधे आदमी हैं हम, और काफ़ी हम कई चीज़ों में हम बैकवर्ड भी हैं, पर वो अच्छी बात है बैकवर्ड होना। और मैं देता हूँ क्या अच्छी बात क्या है बैकवर्ड होना। हम में एक सबसे दो भारी कमियाँ हैं। वैसे दो भारी कमियाँ वो हैं कि हमने साइकोफेंसी और फ्लैटरी कभी नहीं सीखी, हम कभी सीखे भी नहीं गए और हमें सीखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं प्रोग्रेस करें मेहनत से, निष्ठा से, बड़ों की रिस्पेक्ट करके, अपनी मेहनत से खेती करके या अपनी मेहनत से पढ़ाई करके। मैं भी कोई कॉन्वेंट स्कूल पब्लिक स्कूल का प्रोडक्ट नहीं हूँ। गांव में तख्ती लिखी, स्लेट लिखी, तालाब के किनारे तख्ती साफ की, हायर सेकेंडरी गाँव से की, बस निष्ठा से पढ़ते रहे। ऊपर वाले की मेहरबानी है। 3 चीज़ें जरूर याद रखना। कोई भी देश समाज अगर अपने बच्चों का, अपनी महिलाओं का, अपने टीचरों का आदर करेगा तो वो कभी भी पिछड़ा समाज नहीं रह सकता, मेरा ये मानना है। और जैसे अभी आपने कहा था कि आप सवेरे उठ के माता जी के पास जाकर साहब के बारे में कहा था, या मैं इसलिए उन सब अतिथियों का जो अतिथि की श्रेणी में है यहाँ सबका बहुत ज़्यादा आभारी, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मैं भी सवेरे सबसे पहले उठ के मेरा जो पहला काम होता है, मैं सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में जाता हूँ, चरणों के हाथ लगाता हूँ। और मेरी माँ सोलंकी है, उनको कहता हूँ और सोलंकी साहब क्या हाल चाल है, और इस बात से बहुत खुश होती है। हाँ, हमारा गोत्र तो बहुत छोटा सा है, लेकिन वो जब भी मैं उनको एड्रेस करता हूँ, सोलंकी साहब हाउ आर यू, शी विल से फाइन। बिल्कुल अनपढ़ है हम। वे एक समय जो आधा घंटा सवेरे, 1 घंटा आधा घंटा रात को। और मेरा ये मानना है अगर आप बुज़ुर्गों का आशीर्वाद देते हैं तो ज़िंदगी में आप कामयाब होंगे ही होंगे। मुझे नहीं पता मुझे कौन बेंगलोर ले गया, कौन 10 साल हैदराबाद ले गया। हैदराबाद में लॉ यूनिवर्सिटी मेरे से बनवाई, 10 साल में वहाँ रहा, और 2008 में मुझे एक सुप्रीम कोर्ट का जज पकड़ के यहाँ दिल्ली में ले आया। अब 6 साल से मैं दिल्ली में हूँ। 16 साल के वाइस चांसलर का अंतराल, मुझे तो पता नहीं किसी का है कि नहीं। मेरा तो कोई गॉड फादर नहीं है, मैं तो गांव में रहा हूँ, गांव में पढ़ के आया हूँ। या आप गहलोत परिवार से, भाई साहब से जुड़ गए हैं, इतना अच्छा काम करते हैं ये, इसलिए जब भी कोई फंक्शन के लिए बुलाते हैं तो मेरे से मना नहीं होता है। आपको इतनी अच्छी किताब लिखने पे दिलसुख जी बहुत बहुत बधाई। और मैं ये मानता हूँ कि ये सब लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। और एक बात और कहूँगा मैं आगे, इस पुस्तक पे मंथन करने का विषय भी है। मेरे ख्याल में कहीं न कहीं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर्स हैं, स्कूल के लोग हैं, बैठ के हमें डिस्कस करना चाहिए। ये तो बुक इतिहास में चली गई। हीगल ने कहा था हिस्ट्री इज़ द अनफोल्डिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि किसी समय पे ह्यूमन बीइंग कैसे रहे, उनका इकोनॉमिक समाज कैसा था, उनकी सोशल सिस्टम क्या था, वो अगर आपको जानना है तो किताब पढ़िए। ये किताब भी हिस्ट्री के आईने में चली जाएगी। मुझे नहीं पता कितने लोग इसको पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। मैं बहुत कम पुस्तकें आज की जनरेशन के हाथों में देखता हूँ। नावल्स तो बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसी किताबें मिलने को नहीं मिलती हैं उनके हाथों में। मेरा मानना है कि कुछ ऐसी हिस्ट्रीज़ हैं जो कि बच्चों को स्कूल में भी पढ़ानी जानी चाहिए, जिन पे डिस्कशंस भी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जनरेशन्स को पता लगना चाहिए कि ये नहीं कि जैसे हिंदुस्तान में हम कहते हैं हमारा हिंदुस्तान बहुत बढ़िया था, हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमारे बुज़ुर्गों ने क्या किया। आगे की जनरेशन क्या करने वाली है, किस रास्ते में चलने वाली है, कैसे संस्कार उनको लेने हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं और क्या धारणाएँ होंगी उनकी, कितने मॉरल वैल्यूज़ को वो अपहोल्ड करेंगे। मेरे ख्याल में पैसा कमाना, बिजनेस, रियल एस्टेट, बड़ी बड़ी कारें, SUVs, बड़े मकान ज़रूरी नहीं है। इंसान का निर्माण बहुत ज़रूरी है। वी वांट ह्यूमन बीइंग्स, बट एट द टॉप ऑफ इट वी वांट गुड ह्यूमन बीइंग्स। अगर ऐसा कर पाएंगे तो समाज हमारा आगे बहुत रहेगा। हमारे में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं जाटों में, जैसे मैंने कहा, और इस चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे। इन चीज़ों को रखें, हम जो वैल्यूज़ हमारी हैं उनको हम रखें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार फिर बहुत बधाई देते हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस कार्यक्रम की मास्टर दिलसुख जी की जो पुस्तक का विमोचन हुआ, उसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय चौधरी रणबीर सिंह जी ने
इस बात को जब स्वीकार किया और मास्टर जी की दिली इच्छा थी कि ये पुस्तक सो हिसाब से ही इसका विमोचन हो, इसके लिए हम पूरे गांव की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से परम आदरणीय चौधरी रणबीर सिंह जी का यहाँ पर आने पर हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और विशेष रूप से मास्टर जी ने जिस तरह से क्षत्रिय इतिहास के आईने में जाट इस पुस्तक का जो लेखन किया, 724 पेज इस पुस्तक में है। कितना समय इनको लगा होगा और कितने लंबे समय से इन्होंने इस काम के लिए प्रयास किया, और आप सबको आपके वंशज के बारे में, आपके पूरे इतिहास के बारे में इस पुस्तक में आप सबको दर्शाया। इसके लिए हम मास्टर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इस मौके पर इनका स्वागत करते हैं। और मैं एक बार सबसे निवेदन करूंगा कि मास्टर जी की इस पुस्तक के लिए जोरदार तालियों के साथ इन्हें अपना आशीर्वाद दें। और मैं इस मौके पर मास्टर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक गांव का नाम इन्होंने जिस तरह से पुस्तक लिख के गांव का नाम रोशन किया है, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां इस पुस्तकों को पढ़ेंगी, हमारे इतिहास के बारे में जानेंगी और आने वाले समाज के लिए, आने वाले एक जिस तरह का हमारा इतिहास रहा जो लुप्त होता जा रहा था, लोगों को पढ़ने के लिए नहीं मिल पा रहा था, उसमें हमें सहयोग मिलेगा। हमारे इस मौके पर हमारे भाई युद्धवीर जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी हमारे इस मंच पर आए। इस पुस्तक के विमोचन पर हमारे जजेस भी हैं, हमारे शिक्षाविद भी हैं, क्योंकि मुझे भी एक कार्यक्रम में आगे जाना है। मैं उन सब का भी यहाँ पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस क्षेत्रीय विधायक होने के नाते, और मास्टर जी को हार्दिक दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और परम आदरणीय रणबीर सिंह जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आने का निमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए पूरे गहलोत परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद श्री गहलोत जी, बड़ी बखूबी से हमने पीछे रखा हुआ था लिस्ट में और नंबर आगे ले लिया। सुश्री विपिन चौधरी। गहलोत अंकल को मुबारकबाद देते हुए मैं हरियाणवी में अपनी कविता पढ़ना चाहूँगी। वैसे मैं हिंदी में लिखती हूँ, लेकिन हरियाणवी में अपनी बोली में कुछ लिखने की कोशिश की है, ज़रा आप देखिएगा। कविता का शीर्षक है दरवाजे भीतर। दरवाजे भीतर थी मारी भेली, नसवार सूंघदी बैठी रहंदी दादी फूलमती दामण आली। चुटला करण नाण आंदी चूड़ी पहराण मणियारी। बादण दे जांदी सारा सामा, लोहारण दे जांदी पड़िए छाज। खूंटिया पर टंगे रहंदे इंडी अर बेरी बरी डोल। बड़े बड़े थे दो हारे, धोरे रहंदी गोसिया की हेल। गोबर तय लिपिया चूल्हा रहंदा, भरोटी रहंदी जांडी की। घरा में रहंदी कढ़ावनी बिलोड़ी झेरणी, अर रहंदी कुलड़ी राबड़ी की। शामी रहंदी चाकी मारी, एक कोड़े में बाजरे की कोठी। ओबरे में छिक्का रहंदा, बुखारी में रहंदे चने। घेलड़ी में टिंडी रहंदी, बारे रहंदे घी के भरे। दादी के संदूक में रहंदे खारे दामन आंगी सोपड़ी। टीड़ा का था ओढ़ कोनी, टुमा का भरा था डिब्बा। ईब सारे न्यारे न्यारे हो गए, ना बेली रही ना दरवाजे। क्योंकर बाड़का ने बताओगे हम कि मारी भेली थी गांव में सबसे न्यारी। शुक्रिया। प्रोफेसर श्री निखिल गिरी जी जो कि कालिंदी कॉलेज में हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वो चाहूँगा कि वो आएँ और ज़रा संक्षिप्त में अपने विचार रखें। बुद्धिजीवियों से सुसज्जित मंच और ककरौला गांव के तमाम मित्रों, सबसे पहले मैं ककरौला की धरती को गौरव प्रदान करने वाले मास्टर दिलसुख गहलोत जी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं
और उम्मीद करता हूं कि उनका ये पहला प्रयास तमाम जाट और क्षत्रिय समुदाय के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। यह किताब सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें क्षत्रिय, विशेष तौर पर जाट समुदाय का इतिहास वर्णित है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि जिस परिस्थितियों में एक छोटे से कम पढ़े लिखे गैर अकादमिक माहौल से ताल्लुक़ रखने वाले श्री गहलोत जी ने दिन रात जगकर कम से कम 10-12 साल इस किताब को दिए हैं, उसके लिए वो अलग से विशेष बधाई के पात्र हैं। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं एक गार्जियन के तौर पर, आप मेरी उम्र पर मत जाइए, लेकिन वो जानते हैं कि मैं उनके एक गार्जियन और उनके एक टीचर के तौर पर उनके किताब की एक एक गलतियां, अशुद्धियां, कहाँ जाना है, कैसे लिखना है, उनके साथ हर कदम पे खड़ा रहा हूँ। इसीलिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किताब उन्होंने नहीं, मेरे घर से आई है, और मैं चूँकि न तो जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ, न तो क्षत्रिय समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ, मगर इस मंच पर आकर ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर का कोई कार्यक्रम है, और सबसे ज़्यादा गौरवान्वित मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ। तो इस लिहाज से ये एक प्रगतिशील जाट लेखक का अपने ही समाज को संदेश है कि अपनी छवि सुधारने के लिए हमें कई ऐसे प्रयासों की ज़रूरत है जिसकी पहली लौ ककरौला गांव से चली है। छवि सुधारने की बात इसीलिए क्योंकि ये मीडिया और टेक्नोलॉजी का युग है। क्योंकि मैं भी मीडिया से जुड़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इसमें आप असल में कैसे हैं, इस दौर में आप असल में कैसे दिखते हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मीडिया दुनिया के सामने आपकी क्या छवि पेश करता है। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ सालों में जब भी टीवी चैनलों या अखबारों में जाट समुदाय से जुड़ी कोई खबर दिखती है, तो वो या तो किसी खाप पंचायत के कोई आपत्तिजनक या विवादास्पद फैसले से जुड़ी होती है, या फिर किसी राजनीतिक उपक्रम के तहत कुछ उग्र युवाओं का तस्वीर जो बंद या कोई और विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। मगर और हम जैसे लोग जो बाहर से इस आपके भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं, बिहार या यूपी जैसे जगहों से, उनके दिमाग में मीडिया के चश्मे से जो छवि बनाई जाती है वही हमारे जहन में उतर जाती है कि जाट समुदाय के लोग बहुत ही रूढ़िवादी, पिछड़े, अशिक्षित, या यूँ कहें कि किसी और सदी में जी रहे लोग हैं जिनका इकलौता मकसद पैसा और सत्ता किसी तरह से कब्जा जमाना है। मगर गहलोत जी के सामने और उनके साथ रहकर या पिछले 8-10 सालों के अपने निजी अनुभवों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर से सख्त बोली वाला ये समुदाय दरअसल अंदर से नारियल की तरह सख्त और बेहद कोमल है, उतना ही मीठा भी। जरा सोचिए कि जिस लोकतंत्र और जिस सादगी की बात आजकल चल रही है राजनीति के दौर में, उसकी नींव शायद इसी जाट और इसी गहलोत समुदाय ने रखी होगी, पंचायती राज व्यवस्था को, जिसे हम आज खाप समुदाय का नाम देकर थोड़ा सा बदनाम करते हैं। लेकिन उस पंचायती राज की मजबूत नींव दिल्ली जैसे शहर में भी आप ही का समुदाय रख पा रहा है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी जो हमारे जीवट किसान है, जो उद्यमिता है, जो सहनशीलता है, जो स्वावलंबिता है, वो आपका समाज ही इस दिल्ली जैसे शहर को, जो हनी सिंह के दौर का समाज बनता जा रहा है, उसको आपका समाज स्वावलंबी बने रहने की सीख दे रहा है, और वो जिजीविषा अभी भी बाकी है। इसके लिए आप सब तहे दिल से बधाई के पात्र हैं। गहलोत जी की इस किताब के जरिए उन अधपढ़े, कच्ची जानकारी रखने वाले मीडिया और तमाम जो छद्म बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके लिए भी एक तरह से संदेश है कि एक समुदाय की छवि गढ़ने से पहले उस समाज में कूट कर गहराई से उतरने की ज़रूरत है। आप सबकी तरफ से मैं उनको अपनी प्रतिनिधि कुछ पंक्तियां समर्पित करूंगा कि दिख रही है दूर से तस्वीर धुंधली, दिख रही है दूर से तस्वीर धुंधली, लग रहा है सांवला आकार मेरा, कह रहे हैं लोग 100 बातें मगर पास आकर देखिए व्यवहार मेरा। मित्रों, मैं इतिहास की ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। गुणवत्ता के तौर पर यह किताब कैसी है, इसमें कितनी त्रुटियां हैं, इसके लिए काफ़ी बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं जो अपने विचार रखेंगे। मगर मेरा इतना स्पष्ट मानना है कि हम जिस पीढ़ी के हैं और हमारे बाद की जो पीढ़ी सामने बैठी है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इतिहास को जानें और समझें। आप पता कर लीजिए किसी से भी कि अपने दादा और परदादा के बाद के नाम को शायद ही जानते होंगे। इस लिहाज से हम सबका दायित्व है और कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों पुरखों के बारे में दस्तावेजीकरण ज़रूर करें। इस लिहाज से भी ये किताब बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी अपनी समाज के बारे में हमारी अपनी समझ ऐसी बनेगी कि हमारा इतिहास सिर्फ सन की राजाओं का इतिहास रहा है या बहुत सारी रानियों को रखने वाला कोई बहुत ही मर्दवादी और पुरुषवादी समाज का इतिहास रहा है। मगर इतिहास सिर्फ उतना ही नहीं है, और ये गहलोत जी जैसे लेखक, संवेदनशील लोग हर दौर में इसीलिए ज़रूरी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह किताब जाट इतिहास के
को समझने में नई दृष्टि प्रदान करेगा, भरपूर मदद करेगा। और मास्टर दिलसुख गहलोत जी इसी तरह अपने समाज और इतिहास में योगदान करते रहेंगे और आने वाले समय में जब कभी ककरौला और आसपास के इलाके का इतिहास लिखा जाएगा, आप भी उसके प्रमुख हस्ताक्षर होंगे। मित्रों, मैं चूँकि बहुत व्यक्तिगत रूप से इनसे जुड़ा हूँ, इसीलिए इनका निजी निवेदन भी था कि एक छोटी सी कुछ पंक्तियाँ इनके लिए भी ज़रूर कहूँ। आदर स्वरूप मैं चाहूँगा कि इनके लिए कहूँ। मैं गूगल पे कुछ ढूंढ रहा था जाट समुदाय के बारे में, तो मुझे देव संहिता की कुछ पंक्तियाँ मिली जो पार्वती जी ने शायद शिव जी से पूछा कि भाई जाट समुदाय का क्या परिचय दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि महाबला, महावीर्या, महासत्य पराक्रमा, सर्वाग्रे क्षत्रिया जट्टा, देवकल्पा दृढ़ व्रता। तो ये शिव जी ने कहा कि ये हमारी जो चोटी से निकले हुए फ्रॉम द हेयर लॉक्स ऑफ लॉर्ड शिवा। तो मैं उन्हीं के साथ मैं इनके लिए, आप सभी के लिए और ख़ास तौर पे मास्टर दिलसुख साहब के लिए कुछ पंक्तियाँ अर्पित करता हूँ और इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम लूँगा कि वाणी कठोर मन से विनम्र, वाणी कठोर मन से विनम्र इतनी उनकी पहचान है, गहलोत वंश के गौरव हैं, ककरौला की शान है। गहलोत वंश के गौरव हैं, ककरौला की शान हैं 60 पार फिर भी दुलार। गहलोत साहब अगर सुन रहे हो कि हैं 60 पार फिर भी दुलार, बच्चों सा उन पर आता है, लगता है दिलसुख जी से कोई पिछले जन्म का नाता है शौर्य पराक्रम रग रग में, इतिहास जिन्हें वंदन करता, उनका इतिहास लिखा जिसने, ये पूरा मंच नमन करता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, धन्यवाद। श्रीमती कमल जी सहरावत जी जो कि भाजपा दिल्ली प्रदेश की मंत्री हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। श्रीमती कमल जी सहरावत। सम्मानित मंच और आदरणीय सदन को अपना प्रणाम करती हूँ। जब पूरी दुनिया, पूरा विश्व अपना इतिहास देखता है तो ये सबको मानना पड़ता है कि भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास सबसे पुराना है। भारत के इतिहास में और भारत के धर्मों में कभी भी जाति प्रथा को माना नहीं गया, लेकिन कर्म के आधार पर और व्यवहार के आधार पर वर्णों में जरूर समाज को विभाजित किया गया। और हम गर्व से कह सकते हैं कि जब वो विभाजन हुआ तो जाटों को क्षत्रिय एक ऐसा नाम दिया गया जो किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी समाज पर, किसी भी राष्ट्र पर अगर मुसीबत आ जाए तो सबसे आगे खड़े होते थे। और उसमें से एक जो नाम, एक सम्मान हमें दिया, उसमें आगे चलकर विभाजन हुआ और क्षत्रिय में 4 अहीर, जाट, गुजर, राजपूत निकल कर आए। चाहे मुगलों का समय हो या अंग्रेजों का समय, हर समय पर इन क्षत्रियों ने आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाई और देश की रक्षा की। चाहे पहला वर्ल्ड वार हो या दूसरे वर्ल्ड की लड़ाई हो, जब अंग्रेजों ने अपनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनाई तो हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि 90% से अधिक सैनिकों की संख्या इन क्षत्रियों की थी, हमारी कौमों में से आती थी। चाहे राजा सूरजमल रहे हो या उसके बाद आने वाली कौम, मोहम्मद गजनवी को यहाँ से लूट कर जाते हुए अगर किसी ने रास्ता रोका तो वो हमारी क्षत्रिय कौम के थे और उनका लूटा हुआ सारा धन वहीं पर वापस रखवा लिया था। जब आजादी की लड़ाई आई तो शहीद भगत सिंह संधू एक ऐसा नाम, शायद हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है उस नाम से। दिल दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस धरती पर मरना 100 जन्मों के समान है। और देखकर तेरी मस्ती मेरा मन भी डोला, माहे रंग दे बसंती चोला। जब ये 4 लाइन गाते हुए वो निकला तो पता नहीं कितने नौजवान सड़कों पर निकलाए। साथियों, ये माना जाता है इतिहास में कि जाट एक अनपढ़ कौम थी, बहुत तकलीफ होती है ये पढ़ते समय, लेकिन इस मन से ये बताना चाहूंगी कि वो भगत सिंह कोई अनपढ़ नहीं था। गांव में घूमने वाला 23 साल का जवान जिसको कोई काम धंधा ना हो, ऐसा कोई जवान नहीं था कि जिसको कोई काम ना मिला और वो आकर देश की आजादी की लड़ाई में शामिल हो गया। वो एक स्कॉलर था, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश के उसने बहुत से लिटरेचर लिखे हैं और आज शायद इतिहास में उन्हें हम एक बहुत अच्छे नाम से जानते हैं, लेकिन उनके बारे में ये बातें नहीं जानी जाती।
चाहे मुगल राज रहा हो या ब्रिटिश राज, हमने हर टाइम पर अपनी भूमिका निभाई। जय जवान जय किसान, जैसा कि मुझसे पहले रणबीर जी ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब ये नारा दिया तो जय जवान भी हम थे और जय किसान भी हम थे। देश में अन्नदाता की भूमिका भी हमारी थी और रक्षक की भूमिका भी हमारी थी। और आज भी जो समाज में, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या वो इंजीनियर हैं, हर क्षेत्र में जाटों का एक नाम, क्षत्रियों का एक नाम निकल कर आ रहा है। लेकिन आज एक दिल में दर्द भी है। जिस देश, जिस राष्ट्र, जिस समाज के लिए हमने इतना किया, उसने इतिहास में हमें स्थान नहीं दिया। आज जब हम अपना इतिहास ढूंढने के लिए चलते हैं, रणबीर जी ने कहा कि गूगल पर सर्च मारो, गूगल पर हर पेज के लिए 1000 पेज खुलेंगे, लेकिन जाटों के इतिहास के ऊपर 10 पेज से ऊपर 11वां पन्ना नहीं मिलता। और ये भी एक बहुत सच्चाई है कि जिस जाति को, जिस समाज को अपना इतिहास पता नहीं होता, उसका भविष्य भी उज्जवल अंधकार में रहता है, उज्जवल नहीं होता। हमारी आने वाले बच्चों और हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग जो अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, उसको लेखबद्ध करें और उसको आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। युद्धवीर जी और रामकरण सोलंकी जी यहाँ बैठे हैं। हमारे समाज का एक बहुत अच्छा काम युद्धवीर जी आगे फैला रहे हैं। आज हम आरक्षण की मांग करने जा रहे हैं। आरक्षण हम गर्व से नहीं, लेकिन आज इसलिए मांग रहे हैं कि जो इतिहास ने हमें स्थान नहीं दिया, वो आगे आने वाले बच्चों की हम रक्षा कर पाएं। लेकिन साथियों, कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, अपने क्षत्रिय के धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं आज एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि नदियां कब अपना रास्ता यूं ही छोड़ती हैं, नदियां कब अपना रास्ता यूं ही छोड़ती हैं, अपने होने का सबूत और निशा छोड़ती हैं, और मर जाती है, मिट जाती है वो कौम जो अपनी पहचान छोड़ती है। तो रक्षक और अन्नदाता होने की पहचान न छोड़ी है, न छोड़ेंगे। देश पर मिटने आए हैं और आगे भी मिटेंगे, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को भी उज्जवल करें। ऐसा कहते हुए मैं यहाँ पर आए इस समाज के और अन्य समाजों के आए हुए सभी व्यक्तियों को प्रणाम करते हुए मास्टर दिलसुख जी को बहुत बधाई देती हूँ कि आज उन्होंने हमारे एक समाज के लिए और हमारी जाति के लिए जो लिखा है, उनकी पुस्तक मैंने पूरी पढ़ी है, लेकिन मुझसे पहले वर्णन हो चुका है। तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि उनका किया हुआ ये काम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धर्म का काम है, और उन्होंने जाति के लिए अपने यज्ञ में जो आहुति डाली, उसके लिए पूरा जाट समाज उनका कृतज्ञ रहेगा। आप सबको प्रणाम करते हुए, सम्मानित मंच को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। युवक ने कदम बढ़ाया तो आकाश झुका डाला उसने, बिगड़ गया जब युवक तो इतिहास बदल डाला उसने। जाट एक वह जाति है जो इतिहास को बनाती है और नई दिशा देती है। कर्नल टांड ने भी ये कहा है कि राजपूत आर द डिसेंडेंट ऑफ द हुन्स, राजपूत हुणों की संतान है, लेकिन प्राचीन जो यदुवंशी, इक्ष्वाकुवंशी, उनके वंशज हैं जाट। जाट एक ऐसी बहादुर जाति है जो कभी अपने स्तर से नीचा झुकना नहीं सीखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये लिखा है कि दिल्ली राजधानी के 200 किलोमीटर के दायरे में एक ऐसी बहादुर जाति रहती है जो कभी भी हिंदुस्तान को गुलाम नहीं होने देगी, और वह जाति है जाट। आज 1947 के बाद यदि किसी एक जाति का अलग से विश्लेषण किया जाए, जो पहले दलित भी थी और उसके ऊपर कोटाराघात भी किए जाते थे, वह जाति जाट है। चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो या सैनिक दृष्टि से हो, आज 25 रेजिमेंट जाटों की रेजिमेंट है, और पैरामिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स और अन्य पुलिस, इन सब में जाट जाति का सबसे ज्यादा योगदान है। आज हिंदुस्तान के बॉर्डर पर भी जय जवान जाट बलवान कह करके नारा अटैक किया जाता है। ये वो जाति है, यदि हिंदुस्तान से जाति को हटा दिया जाए तो कल ही तुर्क आकर के हमारे देश की शान खो देगा। इसलिए मास्टर दिलसुख जी ने
इस पुस्तक के अंदर जाट को एक अक्षत्रिय रूप में प्रदर्शित करते हुए और असली वास्तव में अक्षत्रिय ही है, तो उसको आने वाली पीढ़ी को ये मार्ग प्रदर्शन करने के लिए, पढ़ने के लिए, उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक में उसका विवेचन किया है। मैं अपने तरफ से मास्टर दिलसुख जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और उसको इतिहास के लिखने पर बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं दिलसुख जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ और जो उन्होंने इस पुस्तक में जो एक्सपीरियंस हुआ है उनको करने, और एक पेन भी मैं उनको, क्योंकि वो लेखक हैं, वो मेरी तरफ से एक पेन मैं इनको समर्पित करूँ। हमारे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारी पवित्र जन्मभूमि में मुख्य अतिथि द्वारका लॉ यूनिवर्सिटी के चांसलर चौधरी रणवीर सिंह जी भी आए। समय की कुछ जल्दी थी, वे चले गए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, अभिवादन करते हैं। और विशेष अतिथि के रूप में हमारे जो दिल्ली आकाशवाणी से चहल साहब हैं, रामफल चहल जी, और रामफल चहल जी का जब मैंने नाम सुना, ये विपिन चौधरी बेटी से हमारा संपर्क हुआ, इन्होंने बताया तो इन्होंने हमारा निमंत्रण से हर्ष स्वीकार किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। ये रोहतक में रहते हैं, वहाँ से सुबह ऐसी धुंध में आए हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। चहल साहब के साथ एक बात हमारी और जुड़ी हुई है। आगरा के आसपास चहल गोत्र के बहुत जाटों के गांव हैं, और मेरी माँ भी चहल गोत्र की थी। इससे मुझे विशेष और अनुभूति होती है। तो जितने भी तमाम राजेश गहलोत, कमलजीत सहरावत, खरब साहब और क्लासमैन जोगेंद्र सिंह दैया पायलट और जज साहब विपिन खरब जी, और हमारे उम्र के करीब हमारे रिश्तेदार एसीपी रिटायर्ड मनोहर सिंह खरब जी, और दयानंद प्रधानाचार्य ककरोला, और ककरोला की स्कूल को शान बढ़ाने वाली हमारी देशवाल प्रधानाचार्य जी, और दिलावर देशवाल जी, प्रोफेसर गुड़गावा, और हमारे जो जाट समाज के महामंत्री अखिल भारतीय जाट समाज के चौधरी युद्धवीर सिंह जी, और हमारे चौधरी स्वर्गीय रिजगराम के सुपुत्र रामकरण जी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अन्य हमारे अतिथि भी यहाँ आए हैं, उनका भी मैं सिर झुका के स्वागत करता हूं। निखिल गिरी जी भी हमारे यहाँ बीच में बैठे हैं, आप सब उनसे परिचित हैं। इस पुस्तक के विषय में मेरे पास अब कुछ बोलने के लिए और बताने के लिए कुछ शेष तो रहा नहीं। इस पुस्तक को लिखने की मेरे को इच्छा क्यों हुई, इतिहास की एक जानकारी मुझे चाहिए थी। अनेक तरह की भ्रांतियां हम सुनते थे, जाट तो लुटेरे थे, सिख तो आतंकवादी थे, इस तरह की भ्रांतियां हमने अनेक पुस्तकों में सुनी। और दुर्भाग्य की बात थी, हमारे पाठ्यक्रमों में भी इन पंक्तियों को जोड़े जाने का प्रयास किया था, लेकिन स्वर्गीय साहब सिंह जी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने इस विषय में संघर्ष किया, हमारे जाट समाज ने भी संघर्ष किया, सिख समाज ने भी संघर्ष किया, और उन पंक्तियों को हटाया गया। तो इस विषय में मेरे को एक जिज्ञासा हुई, हम अपने इतिहास को क्यों ना जाने। किसी ने कहा था, किसी अर्थशास्त्री ने कहा था कि हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। इस पंक्तियों में बड़ा मानव का भारी इतिहास छुपा हुआ है, और इससे हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले इस पुस्तक के लिखने पर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जो मेरे प्रथम पाठशाला
के गुरु और किसी के भी गुरु पाठशाला के, प्रथम पाठशाला के गुरु माँ और बाप होते हैं। मैं उनको उनके चरणों में उनके आशीर्वाद से इस पुस्तक को आपके समाज में समर्पित करता हूँ। इसके अलावा गुरु मार्गदर्शन देता है। इस पुस्तक में हमें गिरी जी ने काफ़ी मार्गदर्शन किया, लेकिन सबसे बड़ा गुरु मैं उस परमात्मा को मानता हूँ, क्योंकि हेगल एक विदेशी लेखक हुआ है। उन्होंने पश्चिमी प्रकृति के बारे में लिखा है, रीडल ऑफ द यूनिवर्स। अमेरिका में ये पुस्तक है। मेरे भाई स्वर्गीय इंद्र सिंह ने उस पुस्तक को मेरे को दिया। मैंने उसमें से प्रकृति प्रकरण के विषय में हेगल के विचार लिखे। हेगल जी ने कहा, गॉड अरेंज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच वर एसेंशियल एंड नेसेसरी, विच वर नॉट एसेंशियल एंड नेसेसरी ही डज नॉट अरेंज, सो गॉड इज यूनिवर्स। यानी कि परमात्मा ने वे सब चीज़ें दी जो जरूरी थी, जो जरूरी नहीं थी वे नहीं दी। इसलिए परमात्मा सार्वभौम है, सर्वोच्च है। तो प्रकृति प्रकरण से मैंने इसको लेकर मैंने अपने आदर्श मार्गदर्शक, जिनमें 4 कलाएं थी, मेरे पिता के बड़े अच्छे मित्र थे कवि सम्राट चौधरी ईश्वर सिंह, उन्होंने उन पंक्तियों को भी मैंने इसमें जोड़ा है। श्याम जी ने अवगत करा दिया है, ब्रह्म ज्ञान दे दो ब्रह्मा, सृष्टि रचाने वाले, विश्व वेद वक्ता, विष्णु कहाने वाले। तो बड़े सारगर्भित बातें हैं, मैं लंबे बातों में नहीं जाता। चौधरी देवलाल के बारे में, छोटू राम जी के बारे में और ये साहब सिंह वर्मा के बारे में, ये जो धार्मिक हुए हैं व्यक्ति उनके बारे में, संतों के बारे में मेरे से पहले सबने बता दिया है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, इस पुस्तक को आप ध्यान से पढ़ें और इसमें कोई त्रुटियाँ हो, गलतियाँ हो, संशोधन रूप में मेरे को परामर्श के रूप में बताएं। मैं उनमें सौभाग्य रहा तो अगले संस्करण में सुधार करने की कोशिश करूँगा। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कुछ ऐसी बातें कही कि